देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब। कलीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कलीम भाई, जिस तरह से इस वक्त दो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है ज्ञान वापी का और दूसरा मुद्दा है बुलडोज़र का, चूँकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो जिस तरह से इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, पहली नज़र में आप इस पर क्या कहें? देखिए, ये दो मुद्दे नहीं है, एक ही मुद्दा है और साजिश वाला भी एक ही मुद्दा है। सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जब से वो 4 सूबों के इलेक्शन जीते हैं, तब से उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पहले वो हिजाब लाए, फिर मीट लाए, फिर अजान लाए, लाउड स्पीकर लाए, काशी लाए, मथुरा लाए, ताजमहल लाए, कुतुब मीनार लाए, खरगोन लाए, जहांगीरपुरी लाए और इस तरह से उन्होंने एक तरह से बम्बार्डमेंट कर दिया। बेसिकली वो आपको ट्रैप करना चाहते हैं और आप ट्रैप हो चुके हो, क्योंकि आप जिसको वोट देते हो, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, उन्होंने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोनों तरफ से मजे में है। एक तो वो आपको तकलीफ पहुंचाकर, आप पे जुल्म ढाकर और जुल्म ढाते हुए दिखकर, इसलिए उसने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने आप को बाबा बुलडोजर कहलवाना अच्छा लगा। तो उनकी नकल में मामा बुलडोजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और उसकी नकल में फिर अमित शाह बुलडोजर दिल्ली में बन गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के एक तीर से 2-3 निशाने हो रहे हैं, एक आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दूसरा सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की को बेनकाब कर रहे हैं कि देखो इनकी कमजोरी है, एक मुस्लिम इशू पे खड़े नहीं होंगे, इनका वोट जाहिर बात इनसे विचलित भी होगा, इनसे सवाल भी करेगा। तीसरा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके जो हार्डकोर हिंदुत्व सपोर्टर लोग हैं, उनको खुश करने में कामयाब है। और चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इनसे मुल्क संभल नहीं रहा। मुल्क में महंगाई चरम सीमा पर है, रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर है, कर्जा अब तक का, यानी जब इन्होंने सरकार ली थी तो 53 लाख करोड़ था, अब 1,53,000 करोड़ हो गया, 153 लाख करोड़ हो गया, 3 गुना हो गया। इसी तरीके से फर्क रिजर्व कम हो गया, सरहदें महफूज नहीं है। तो ये सारी नाकामियों को छुपाने में भी कामयाब है, क्योंकि गोदी मीडिया दिन भर हिंदू मुस्लिम करा रहा है और पोलराइजेशन भी उन्होंने तकरीबन करा लिया। अगर ये नाकामियां छिपाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, तो विपक्ष आखिर क्यों इनको मुद्दे पर नहीं ला पा रहा है? क्यों आप लोग मुद्दे पर नहीं खींच पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम तो अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोल रहे हैं ये बात। बाकी तो इतने खूबसूरती से संघ परिवार ने डिजाइन किया है कि सबकी पोल खोल दी। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है। कांग्रेस ने ही, चूंकि बाबरी मस्जिद की सारी शहादत में उसका बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए, ज्ञान व्यापी में भी वो इधर बगले झाँक रही, काशी मथुरा पे भी ऐसी रहेगी। तो यही हाल समाजवादी का है। झोली भर भर के वोट दिया मुसलमानों ने, लेकिन एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। आप दिल्ली में देख लीजिए, जहांगीरपुरी का जो गरीबों के मकान ढाए गए, गरीबों पे जुल्म ढाया गया, मुसलमानों के मकान और दुकान ढाई गई, तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री जी सामने मुसलमानों ने वोट दिया था, उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी बता रहा है। उन्हीं का एमएलए अगर एक बुलडोजर के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे पुलिस बंद कर देती, तो उसके साथ उसके फेवर में एक ट्वीट करके। लेकिन आप लोग हर मुद्दा उठाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके मुद्दे को उठाते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो आप लोग उन्हीं लोगों को वोट में तब्दील क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आखिर एक कौम पिछले 70 साल से इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के झांसे में आती रही, तो उसे निकलने में वक्त लगेगा। दूसरी बात, हमें भी प्रूव करना पड़ेगा कि हम उनके रियल हितैषी हैं। तो हम अपना काम ऐसे तकलीफ दे दौर में, इस वक्त आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर सबसे तकलीफ दे दौर चल रहा है, अगर ऐसे दौर में हम उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, तो यकीनन वो आने वाले वक्त में हमें अपनी मोहब्बतों से, वोट से, सपोर्ट से नवाजेंगे। जिस तरह से ज्ञान वापी के मुद्दे को देखा जा रहा है कि सिर्फ एमआईएम उठा रही है, ना कांग्रेस पार्टी कुछ बोल रही है, ना सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बोल रही है, तो क्या लगता है कि अगर आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ या दिल्ली में किसी तरह का चुनाव हुआ, तो इसका फ़ायदा आपकी पार्टी को कुछ मिलेगा या बस ये वक्त के साथ लोग भूल जाए? देखिए, राहत इंदौरी का एक शेर है, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा
हमें से नदीम साहब की तकलीफ हमारी है, ये मस्जिद हमारी छिनी है, बाबरी मस्जिद हमारी थी, हमसे छीन ली गई। दिन के उजाले में फेथ के नाम पर फैक्ट्स मौजूद होने के बावजूद भी हमसे छीन ली गई। अब ये दूसरी मस्जिद छीनने की तैयारी है, तो तकलीफ तो हमें है ना, ये कांटा हमें चुभा है। इसलिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या अरविंद केजरीवाल को तो कांटा चुभा नहीं है, तो ये क्यों बोलेंगे। अब रही बात फायदा नुकसान की, हमें इसकी परवाह नहीं है कि फायदा किसको होगा सिर्फ किसको होगा। हमें सिर्फ इस बात की परवाह है कि हमारी अपनी कम्युनिटी का जो संवैधानिक हक है, उसका अपना कल्चर महफूज रहे, उसकी अपनी आइडेंटिटी महफूज रहे, उसकी अपनी मजहबी शनाख्त महफूज रहे, उसकी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएं, उसकी तरक्की जो है वो तय हो जाए, या वो इस तरह की जो जालिमों के चंगुल में जो फंसती चली जा रही है, अल्लाह ताला इन जालिमों को हमसे परास्त करवा दे, हमसे हरावा दे, और वो हमारी कौम जो है फातह होकर बाहर आ जाए। हम इतनी सी ख्वाहिश रखते हैं। वोट देगी नहीं देगी ये तो वक्त बताए। सबसे अहम बात यह है कि एमआईएम ना कोई संस्था है ना एनजीओ, ये पॉलिटिकल पार्टी है। जिस तरह से आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है डर रही हैं मुस्लिमों के मुद्दे को उठाने में, तो आप लोग को ये डर नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग वोट ना दें हमें? सवाल देखिए, मैंने आपसे पहले क्या अर्ज किया, हमें कोई वोट दे न दे इससे कोई फर्क नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की आवाम ने सिर्फ 5 लाख वोट दिए, तब भी क्या बैरिस्टर साहब की आवाज़ में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की तब्दीली देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने जोश के साथ और ईमानी जज्बे के साथ बोलते हैं। बाप ज्ञान व्यापी मस्जिद पे भी जो पहला जो बयान आया उनका, पूरे गोदी मीडिया की डायरेक्शन चेंज कर दी। और देखिए, जब तक आप एसेप्टिव वे में किसी डेमोक्रेसी में नहीं बोलोगे, अपनी बात रखोगे, तब तो सुनी नहीं जाएगी। ये जितनी भी और हमारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि उनको तो आपसे कोई मतलब है नहीं, आपको वोट चाहिए सिर्फ। लेकिन जो और तमाम मुस्लिम तंजीमें भी हैं, वो भी अपने आप को वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। लेकिन डरने घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक अपना हक या अपनी दिफा सामने आके नहीं करेंगे, ना तो आप बचेंगे और ना आपको हक मिलेगा। ये जो मसलियत के नाम पे हमने जो बुजदिली का लवादा उड़ा रखा है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। अब हम आते हैं बुलडोज़र पर। जिस तरह से आपने देखा जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में, तो आप लोगों ने बहुत शोर मचाया। लेकिन अब मैं अगर कल की बात करूं तो कल कहीं बुलडोज़र चला और अंदर से मोदी और अमित शाह की तस्वीर दिखी। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ देख करके कार्रवाई हो रही है या निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये इसके अंदर जड़ में जाएगी। जड़ इसकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी 3 टर्म से एमसीडी में खारिज है। उसका बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार उसका सबको पता है, लोग उससे फेडअप हैं। वो पूरी तरह से हार गई इलेक्शन, इसलिए उसने एमसीडी से भाग गई इलेक्शन से। उसने तीनों को मर्ज कर दिया और मर्ज करके भी अनिश्चित काल के लिए इलेक्शन टाल दिया। ये शरारती जो आदत है बीजेपी की, ये भारत संघ की पुरानी है, ये अभी पहली बार नहीं हुआ है, ये और भी जगह वो ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे वो इलेक्शन में तो मुकाबला कर नहीं सकती, तो अब चाहती क्या है, वो चाह रही है कि मैं इमेज बिल्डिंग हम कर लें। तो उसने 2 तरह की इमेज बिल्डिंग करनी थी। एक तो उसने ये बताना था कि जो भाजपा का वोटर है दिल्ली में, वो सब मालदार है। गरीब जो वोटर है वो या तो कांग्रेस का है, या आम आदमी पार्टी का है, या हमारा है। तो वो तीनों को एक साथ मैसेज दे रही है। तो गरीबों को वो बुलडोजर चला रही है, वो नहीं चला रही सैनिक फार्म पे, वो नहीं चला रही भागीरथ पैलेस में, चावड़ी बाजार में, वो नहीं चला रही आपके सैनिक एनक्लेव में, वो नहीं चला रही वसंत कुंज एनक्लेव में, क्योंकि वहाँ पे मालदारों के घर है और उसके वोटर है। तो ये जो बुलडोजर राजनीति है, बेसिकली उसने अपनी इमेज बिल्ड। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि एमसीडी चुनाव को टलना ये आपदा में कहीं अवसर तो नहीं है आपके लिए और बीजेपी दोनों के? देखिए, आपदा क्योंकि आपने लोगों के मुद्दे को उठाया है, बुलडोजर हो या ज्ञान माफी का मुद्दा हो, तो आपने लोगों को मुद्दों को उठाया, तो ये कहीं ना कहीं लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी और लोग जुड़ेंगे, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। देखिए, ये आपदा में अफसर का सवाल नहीं है। सवाल ये है, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक ज़ाब्ता होता है, एक संविधान है, एक प्रक्रिया है। आप उस संविधान को ही कमज़ोर कर देंगे तो आपदा में अफसर मिलता भी रहे तो क्या करेंगे?
आज भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया है, कल को कोई दूसरी पार्टी होगी वो फायदा उठाएगी, कल को कोई राज्य की सरकार है वो फायदा उठाएंगी कि वो अपने इलेक्शन को 5 साल की जगह और 6 साल पे कर लेंगी। तो ये तो एक मजाक होता है। देखिए, डेमोक्रेसी में मर्यादा, डेमोक्रेसी में रिवायतें, डेमोक्रेसी में कानून को पालन बहुत जरूरी है। वरना तो आप देखें ना कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन कितनी बार फौज उसमें इंटरफेयर कर चुकी है, इसलिए चूंकि जब आप एक गलती करते हैं तो सामने वाला दो का फायदा उठाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो एमसीडी के थ्रू जो दिल्ली में लोकतंत्र का गला घोटा है, इसकी कीमत कहाँ कहाँ पे होगी ये तो वक्त पता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को किसी तरह से भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की। आपकी पार्टी को महाराष्ट्र में कामयाबी मिली, बिहार में कामयाबी मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं कर पाई पार्टी। तो यूपी से सीख लेते हुए आप दिल्ली में किस तरह से लोगों को अपने, जो आपकी पार्टी से जुड़े लोग हैं, नेता हैं, किस तरह का डायरेक्शन देंगे? देखिए, मेरा अपनी पार्टी के लिए तो डायरेक्शन सिर्फ यही रहता है कि आप ईमानदारी से मेहनत करिए, यही इसका बस, और कोई शॉर्टकट तो है नहीं मैं मेहनत का। लेकिन कम्युनिटी को सीख मिली, कम्युनिटी ने उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी के झांसे में आए, तो उन्होंने देखा कि वो उसको हरा नहीं पाए, क्योंकि जिसको भी वो जिसके साथ थे उसके पास कुछ नहीं था, अपना वोट नहीं था। बैरिस्टर साहब लगातार ये बात कह रहे थे कि ये शख्स हरा नहीं पाएगा, तुम इसके चक्कर में, और ये तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं होगा मुसीबत में, इसके चक्कर में तुम अपनी लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप करते? तो कम्युनिटी को भी ये एहसास है कि अगर हमने अपने ये 30 MLA जिता लिए होते, तो आज जो 36 MLA मुस्लिम हैं जिनकी जुबान पे ताला लगा, उनके खुद के अपने पेट्रोल पंप टूट रहे हैं, उनके अपने ही नुकसान हो रहे हैं, तब भी उनमें बोलने की हिम्मत नहीं बची, क्योंकि उनका जो लीडर है उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। आज अगर हमारे 25-30 MLA होते, अपनी लीडरशिप के होते, तो कम से कम हम पूरी दुनिया को बता तो रहे होते हम पे जुल्म हो रहा है। आप बताइए, मुझे सिर्फ 2 सांसद है पार्लियामेंट में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, लेकिन जब दोनों बोलते हैं तो पूरा पार्लियामेंट सुनता है, पूरा दुनिया सुनती है। तो आखिर नंबर ऑफ MLA या नंबर ऑफ MP होना इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी ये है कि वो उनके ऊपर कहीं कोई कठपुतली तो नहीं है, वो उनके ऊपर कोई मास्टर तो नहीं बैठा है। अगर अपनी क़यादत होगी, अपने पार्टी के MLA होंगे, MP होंगे, तो वो अपनी तकलीफ को ऐवानों में बयान करें। तो ये इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश के अवाम को भी हुआ है, और उसको देखते देखते दिल्ली की अवाम को भी है। तो हमें ये उम्मीद है कि अब जो अवाम है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो अपनी पार्टी को सीने से लगाएगी, हमें अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से लगाएगी। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे MIM दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करीमुल हफीज़ साहब। इनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से आज पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिमों के या गरीबों के या दलितों के मुद्दे को सिर्फ इसलिए नहीं उठाती कि हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, लेकिन MIM इस चीज़ की फिक्र किए बिना लोगों के मुद्दे को उठाते रहेगी, लोगों के दिलों को जीतती रहेगी। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी कुर्बानियां देने पड़े, चाहे हमें वोट मिले या ना मिले, लेकिन हम लोगों को